प्राचीन भारत के वाटर सिस्टम्स सिर्फ इंजीनियरिंग की कमाल नहीं है। ये तो समुदाय, विज्ञान और मुश्किलों से लड़ने की एक कहानी है जो हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में बहुत गहराई तक बसी हुई है। ये वो कहानी है जो पानी में लिखी गई है और ये हमें बताती है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ कितने तालमेल से रहते थे। तो चलिए इसी बड़े सवाल के साथ ये सफ़र शुरू करते हैं। आज जब हम सब क्लाइमेट चेंज और पानी की किल्लत जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या हजारों साल पुराने ये डिज़ाइन हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ इतिहास में झांकना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए कुछ जवाब ढूंढना है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। यहीं पर हमें पानी को मैनेज करने का सबसे पहला और सबसे शानदार उदाहरण मिलता है। ये शहर था मोहनजोदड़ो, जिसे हम नालियों का शहर भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले की बात है ये। उस जमाने में जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग शहरी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, तब यहाँ एक ऐसा सिस्टम मौजूद था जो आज के स्टैंडर्ड्स पर भी खरा उतरता है। इससे पता चलता है कि ये ज्ञान कितना पुराना और कितना गहरा है। तो मोहनजोदड़ो में आखिर ऐसा क्या खास था? अरे, हर घर में अपना बाथरूम और कुआं था। घरों से निकलने वाला गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर सड़क की बड़ी नालियों में जाता था। और हाँ, वो मशहूर ग्रेट बाथ जैसा पब्लिक स्विमिंग पूल भी था। ये सब कुछ पब्लिक हेल्थ की एक जबरदस्त समझ को दिखाता है। मतलब शहर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बीमारियां फैले ही ना। अच्छा, अब प्राचीन शहरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन आर्किटेक्चरल अजूबों को देखते हैं जो खास तौर पर सूखे इलाकों के लिए बनाए गए थे। ये हैं बावड़ियां या स्टेप वेल्स। ये सिर्फ कुएं नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा थे। ऐसा लगता था मानो ये धरती के दिल तक उतरती हुई सीढ़ियां हों। और इसका सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार उदाहरण है राजस्थान की चांद बावड़ी। ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, ये तो मैथ्स, ज्योमेट्री और आर्ट का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। इसकी बनावट ऐसी है कि कोई भी देखकर बस हैरान रह जाए। जरा इस नंबर को इमेजिन कीजिए, 3,501 जैसी सीढ़ियां जो 13 मंजिल नीचे तक जाती हैं। ये स्केल और जियोमेट्रिकल प्रिसिजन उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का सबूत है। ये सीढ़ियां सिर्फ नीचे उतरने के लिए नहीं थीं, इनके होने से पानी तक पहुंचना हमेशा आसान रहता था, चाहे वाटर लेवल कितना भी नीचे क्यों न चला जाए। पता है, बावड़ी का डिजाइन अपने आप में एक नेचुरल एयर कंडीशनर था। जब बाहर रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी होती थी, बावड़ी के अंदर का तापमान कई डिग्री कम होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी का जो बड़ा भंडार था वो अपने ऊपर की हवा को ठंडा रखता था और इसकी गहरी बनावट उस ठंडी हवा को बाहर जाने से रोकती थी। तो ये एक ठंडी छांव वाली जगह बन जाती थी जहां लोग गर्मी से बचने और एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए इकट्ठा होते थे। चलिए अब चलते हैं गुजरात, जहां एक और नायाब चीज है, रानी की वाव। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है और ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक जरूरी ढांचा कला का एक बेमिसाल नमूना भी हो सकता है। इस बावड़ी की दीवारों पर 500 से भी ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्काशी की गई है। कमाल की बात यह है कि इसे 11वीं सदी में रानी उद्यामती ने अपने पति की याद में बनवाया था। ये शाही संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां पानी जैसी एक बुनियादी जरूरत को कला और भक्ति के जरिए एक यादगार स्मारक में बदल दिया गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जगहें सिर्फ पानी भरने के लिए नहीं थी, ये सोशल हब थे। और शायद यहीं इन स्ट्रक्चर्स के इतने लंबे चलने का राज छुपा है, क्योंकि ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। जहां त्योहार मनाए जाते थे, जहां महिलाएं मिलती जुलती थीं, तो इनकी देखभाल करना एक सबकी जिम्मेदारी बन गई। जब कोई चीज समुदाय की होती है तो समुदाय उसकी देखभाल भी करता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं, जहां पानी बचाने के तरीकों को आस्था और आध्यात्म के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ा गया था। यहाँ पानी सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी जरूरी था। दक्षिण के मंदिरों में अक्सर आपको बड़े बड़े तालाब देखने को मिलेंगे, जिन्हें पुष्करिणी या कुंड कहते हैं। इनका मकसद डबल था। एक तरफ तो ये बारिश का पानी जमा करते थे और दूसरी तरफ इनके तल से पानी धीरे धीरे जमीन में जाता था, जिससे आसपास के कुओं का ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहता था। और हाँ, साथ ही ये धार्मिक रस्मों के लिए भी एक पवित्र जगह का काम करते थे। इसका एक जीता जागता उदाहरण है मदुरई का मशहूर मीनाक्षी मंदिर।
वहां का तालाब आज भी न सिर्फ मंदिर की पूजा पाठ के लिए जरूरी है, बल्कि ये शहर के वाटर मैनेजमेंट में भी एक अहम रोल निभाता है। ये दिखाता है कि कैसे ये पुराने सिस्टम्स आज भी कितने काम के हो सकते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया, एक ऐसा दौर जब इस सदियों पुराने ज्ञान को हम भूलने लगे और इन कमाल की संरचनाओं को नज़रअंदाज किया जाने लगा। ये बदलाव शुरू हुआ ब्रिटिश राज के दौरान, जब मॉडर्न पाइपलाइन और सेंट्रलाइज्ड वाटर सिस्टम आए। लोगों के घरों में नल से पानी आने लगा और धीरे धीरे सामुदायिक कुओं और बावड़ियों की अहमियत कम हो गई। जो जगहें कभी समुदाय का दिल हुआ करती थीं, वो वीरान हो गईं, और उनके साथ ही पानी के लिए वो जो सबकी जिम्मेदारी वाली भावना थी, वो भी कहीं खो गई। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम इन भूली बिसरी चीजों को फिर से खोज रहे हैं और उनसे सबक सीख रहे हैं, एक ऐसे भविष्य के लिए जिसमें पानी की कमी एक बहुत बड़ी सच्चाई होने वाली है। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। इन सिस्टम्स की कामयाबी का राज सिर्फ इनकी इंजीनियरिंग में नहीं था, बल्कि इस बात में था कि इन्हें समुदाय चलाता था, ये वहाँ के मौसम के हिसाब से बने थे और लोगों की संस्कृति और जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा थे। ये चार्ट देखिए, ये हमारे आज के और पुराने सिस्टम्स के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। एक तरफ हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स, जो बहुत महंगे हैं और जिन पर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे पारंपरिक तरीके, जिनमें लागत कम है और जो ज़्यादा लचीले हैं क्योंकि वो एक जगह पर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो अब सवाल ये है कि हम आज क्या कर सकते हैं? ये 3 कदम हमें रास्ता दिखाते हैं। हमें फिर से कम्युनिटी पर आधारित प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जो हमारे लोकल क्लाइमेट के हिसाब से सही हो। और सबसे ज़रूरी, हमें पानी बचाने को अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का हिस्सा बनाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था। और एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ अपने अतीत की तारीफ करने के बारे में नहीं है, ये उन टाइम टेस्टेड सॉल्यूशंस को अपनाने के बारे में है जो आज भी उतने ही प्रैक्टिकल है। ये एक ज़्यादा स्मार्ट और सस्टेनेबल भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है। हमारे पूर्वजों ने एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक पूरी गाइडबुक हमें दी है। सवाल बस ये है कि क्या हम उस ज्ञान को समझने और उसे आज के दौर में लागू करने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।